नमस्कार दोस्तों, कृषि रथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज में अपन पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने जाना था सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज के लेक्चर में अपन कुछ सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनको कलेक्टिवली अपन क्या बोल देते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये जो वर्ड है वो सुन के हमारे दिमाग में ये आता है कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्चुअल में है क्या। देखिए, जब अपन साइटोप्लाज्म के अंदर यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्म में अपन देखते हैं तो कुछ ऑर्गेनल्स क्या करते हैं कलेक्टिवली, जिन उनके फंक्शंस क्या होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो ये फंक्शंस के कोऑर्डिनेशन की वजह से यहाँ पर इनको कलेक्टिवली क्या बोल दिया जाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जो आपस में मिलके क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जब हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अपन ने इसको इसलिए बोला है क्योंकि जब अपन साइटोप्लाज्म में इन ऑर्गेनल्स को देखेंगे तो ये अपने को एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखेगी, जिसकी वजह से जो सेल है, कोशिका है या फिर जो साइटोप्लाज्म है, उसका कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा वो अपने को क्लियरली क्या होगा, विजिबल यहाँ पे होगा। अपन जब बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, इसका जो मेन फंक्शन होता है, देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल शामिल होते हैं, उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। लेकिन मैं इसके मेन फंक्शंस के बारे में बता दूं कि इनके कलेक्टिवली जो फंक्शंस होते हैं, इनका जो कलेक्टिवली फंक्शन होता है वो होता है सीक्रेटरी फंक्शंस। यानी कि एक कोशिका के अंदर जितने भी सीक्रेटरी फंक्शंस होते हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के द्वारा क्या किए जाते हैं, परफॉर्म यहाँ पे किए जाते हैं। मैं बात करूँ यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनल्स को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल किया जाता है, तो वो ऑर्गेनल्स अपने पास में कौन कौन से हैं, वो ऑर्गेनल्स अपने पास में हैं। एक तो है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अपन किसको कंसीडर करते हैं, गोल्जी बॉडी को। इसके बारे में मैं बात करूँ तो अपन किसको कंसीडर करेंगे, लाइसोसोम को। और जो अपना फोर्थ ऑर्गेनल होगा जिसको अपन वेसिकल्स या फिर अपन क्या बोल देते हैं, वेक्यूल्स। तो ये जो चार ऑर्गेनल्स हैं अपने, ये जो चार ऑर्गेनल्स हैं, इनको अपन किस में कंसीडर करते हैं भाई, इसको अपन कंसीडर करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। अब आप ये बोलेंगे कि इन चार ऑर्गेनल को ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्यों कंसीडर किया गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और भी बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स थे उनको यहाँ पे क्यों कंसीडर नहीं किया जाता है भाई। देखिए, उनको इसलिए कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेटेड रह के फिर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसकी वजह से इनको एक सिस्टम में डिवाइड कर दिया जाता है और उसी सिस्टम को अपन क्या बोल देते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अपन इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या करेंगे, ये जो चार सेल ऑर्गेनल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बारी बारी में इनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे अपने को ये भी पता चलेगा कि ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेटेड करके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात करूँ यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, मैंने क्या बोला कि इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो सीक्रेटरी फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये कैसे होगा, मैंने क्या बोला, यहाँ पे चार ऑर्गेनल्स मैंने यहाँ पे आपको बताए, जिसमें अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है और या फिर यहाँ पे क्या है, वेसिकल्स या फिर वेक्यूल्स। ठीक है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर कुछ भी मटेरियल जो यहाँ से कहाँ से बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको फर्दर प्रोसेस या मॉडिफाइड किस में किया जाएगा, गोल्जी बॉडी के अंदर। गोल्जी बॉडी से भी उसको सीक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू इंट्रासेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में भेज दिया जाता है। ठीक है, वो किसके फॉर्म के रूप में, वेसिकल्स के फॉर्म के रूप में यहाँ पे। ठीक है, लाइसोसोम यहाँ पे क्या काम करता है, देखिए लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से ही होता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मेनली डाइजेशन का ये काम करता है। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब लाइसोसोम को अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या करता है, प्लेज अ सेंट्रल रोल। सेंट्रल रोल किस में करता है भाई, ये सिक्रेटरी प्रोसेसेस में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका जो मेन फंक्शन होगा वो किसका होगा, सीक्रेशन का। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है, देखो ये मेम्ब्रेन रिसाइकलिंग में भी काम आता है और सेल साइकिल में भी यही काम में आता है। यानी कि जब भी आपकी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जब भी रिसाइकलिंग हो रही होगी तो वो फंक्शन यहाँ पे कौन परफॉर्म करके देगा, वो आपका ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ही फंक्शन करके देगा, चाहे से सेल मेम्ब्रेन बनानी हो चाहे फिर उसका डिस्ट्रक्शन करना हो। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ किसमें, सेल साइकिल। सेल साइकिल में भी कौन यूजफुल होता है अपना, यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यूजफुल होता है। चाहे से
अपन क्या करें वहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन की बात कर ले या फिर अदर फंक्शंस की वहाँ पे बात कर ले, तो कौन हेल्प करता है? अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पे हेल्प करता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम विच अमोंग अदर फंक्शंस, जब अपन इसके अदर फंक्शंस की बात करें तो इसके अदर फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती है? ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, और फिर उसको डिस्टिंट यानी कि उसको छोड़ने का काम करेगा। कहाँ पे? वेरियस ऑर्गेनल्स, यानी कि जहाँ दूसरे ऑर्गेनल्स में जहाँ पे प्रोटीन काम में आ रही है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम भी कौन करेगा? ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ही करेगा, चाहे से वो सेलुलर मेम्ब्रेन्स में काम में आ रही हो या फिर कहाँ पे कहीं पे सिक्रेशन करना हो, तो वहाँ पे काम कौन करेगा? यहाँ पे अपना एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम्स। अब देखो मैंने आपको बताया कि दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वो कहाँ पे होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। फिर उसको प्रोसेस और मॉडिफाई कहाँ पे किया जाएगा? गोल्जी बॉडी के अंदर। फिर गोल्जी बॉडी से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सीक्रेटरी वेसिकल्स के तौर पर, कहाँ पर? जहाँ पर उसकी जरूरत होगी। देखो दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, processed and packaged in the Golgi apparatus and then directed to various destinations in and out of the cells, या तो सेल के अंदर या आउट ऑफ द सेल स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? सीक्रेटरी वेसिकल्स। यानी कि ये प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर उसको गोल्जी बॉडी में प्रोसेस और मॉडिफाई किया जा रहा है, फिर फर्दर उसको अपने को ट्रांसपोर्ट करना होगा, चाहे वो इनसाइड सेल करना हो चाहे आउटसाइड सेल करना हो, वो किसकी हेल्प से यहाँ पे होगा? वो अपना सीक्रेटरी वेसिकल्स के की हेल्प से यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। और ये सीक्रेटरी वेसिकल्स कहाँ से आएंगी? ये आएगी गोल्जी बॉडी से, ठीक है, समझ में आई होगी ये चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना जो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और सीक्रेटरी वेसिकल्स के बारे में तो आ गया। अब ये लाइसोसोम क्या काम करता है भाई? देखो लाइसोसोम का काम मैंने क्या बोला? डाइजेशन का होता है। द लाइसोसोम विच इज ऑल्सो डेराइव्ड फ्रॉम द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से ही क्या बनेगा? अपना लाइसोसोम बनेगा। और इसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? ये इन्वॉल्व होता है किसमें? डिग्रेडेशन ऑफ फूड में, ठीक है, इंजेस्टेड बाय फेगोसाइटोसिस एंड इन रिसाइकलिंग सेलुलर कंपोनेंट्स। यानी कि जो भी फूड अपने कोशिका के अंदर आएगा उसका डाइजेशन का काम कौन करेगा? ये लाइसोसोम करेगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और लिख रखी है, रिसाइकलिंग सेलुलर कंपोनेंट्स, यानी कि सेलुलर कंपोनेंट्स को अगर रिसाइकलिंग करनी होगी, उसको डिस्ट्रॉय करना रहेगा, तो वो काम भी कौन करके देगा? यहाँ पे वो करके देगा अपना कौन? लाइसोसोम, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है फेगोसाइटोसिस। देखिए जब अपन बात करते हैं सेलुलर ट्रांसपोर्ट की और मेम्ब्रेन के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पे दो टर्म अपने पास में आती है, इसके बारे में बता देता हूँ, ये आपके काम में आएगी। तो देखो दो चीज़ें अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है, एक अपने को देखने को मिलता है एंडोसाइटोसिस और एक अपने को देखने को मिलता है क्या? एक्सोसाइटोसिस। दोनों ही क्या है? दोनों ही सेलुलर ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, ठीक है। इसमें अपना एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि यानी कि कोई भी सेल जो है वो अपने अंदर मटेरियल को क्या कर रही है? अपने अंदर की तरफ ले रही है। और एक्सोसाइटोसिस में क्या हो रहा है? कोई भी सेल किसी भी सेलुलर मटेरियल या फिर कोई भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, ठीक है, उसको अपने क्या कर रही है? अपने सेल के बाहर की तरफ क्या कर रही है? उसको छोड़ रही है, ठीक है। अब एंडोसाइटोसिस की जब अपन बात कर रहे हैं तो ये इनसाइड द सेल है ना, यानी कि कोई भी सेल रहेगी वो मटेरियल को कौन सी साइड में लेगी? इनसाइड सेल लेगी, ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस में उसको कहाँ छोड़ेगी? आउटसाइड द सेल छोड़ेगी। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे फेगोसाइटोसिस के बारे में। देखो फेगोसाइटोसिस और कुछ भी नहीं है बल्कि जो अपना ये जो एंडोसाइटोसिस है, मैंने क्या बोला? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस भी दो प्रकार से होता है, एक तो अपना क्या होता है? फेगोसाइटोसिस, और एक अपना क्या होता है? पिनोसाइटोसिस। जो अपना ये फेगोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस को अपन क्या बोल देते हैं? सेल ईटिंग भी बोल देते हैं। सेल ईटिंग क्यों बोला? क्योंकि आप यहाँ पे क्या ले रहे हो? सॉलिड मटेरियल, ठीक है। सेल ईटिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इनसाइड कौन से मटेरियल को लिया जा रहा है? सॉलिड को, ठीक है। और पिनोसाइटोसिस को अपन क्या बोल देते हैं? सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग अपन क्यों बोलते हैं भाई? सेल ड्रिंकिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कौन से मटेरियल यहाँ पे लिया जाएगा? लिक्विड मटेरियल, ठीक है।
समझ में आया यहाँ पे? ठीक है, नहीं समझ में आया मैं एक और बता देता हूँ कि जैसे ये अपनी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, कोई भी जो सेलुलर मटेरियल है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, सेल के बाहर में कोई मटेरियल है मान लो, ठीक है, ये सॉलिड मटेरियल है और ये कैसा मटेरियल है, यहाँ पे लिक्विड मटेरियल है। अब इस सॉलिड मटेरियल को अगर सेल के अंदर की तरफ लेना है तो इसको कैसे लेगी ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, अंदर की साइड क्या हो जाएगी, इन्वेजिनेट हो जाएगी। इन्वेजिनेट होकर इसको अंदर की तरफ छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो अंदर की तरफ छोड़ा जा रहा है जिस प्रोसेस के थ्रू, वही प्रोसेस कौन सी है यहाँ पे, फेगोसाइटोसिस। अब समझ में आया होगा फेगोसाइटोसिस क्या है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जैसे इस सॉलिड मटेरियल को अंदर की तरफ लिया गया फेगोसाइटोसिस के थ्रू, वैसे ही अगर यहाँ पे लिक्विड मटेरियल को अंदर की तरफ लिया जाता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस यहाँ पे कौन सी होगी, वो प्रोसेस यहाँ पे कौन सी होगी, पिन्नोसाइटोसिस। वैसे ही कोई मटेरियल को अगर सेल के बाहर की तरफ छोड़ना हो तो ये बाहर की तरफ इन्वेजिनेट होके फिर इसको ये बाहर की तरफ छोड़ देगी, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये एक्सोसाइटोसिस आए, चाहे एंडोसाइटोसिस आए, चाहे फेगोसाइटोसिस आए, चाहे अपना पिन्नोसाइटोसिस आए, आप इस टर्म में क्या नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था किसके बारे में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने आपको यहाँ पे इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए, और इसको क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो ऑर्गेनल्स रहते हैं फर्दर क्या करते हैं, कलेक्टिवली फंक्शन इनके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जिसकी वजह से इसको एक सिस्टम के तौर पर डिफाइन किया जाता है, और उसी को अपन क्या बोल देते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पे बोल देते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में का जो पहला पार्ट है या पहला ऑर्गेनल है वो कौन सा है, अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अपन जब बात करते हैं किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, विद इन प्लाज्मा एक अपने को नेटवर्क टाइप का ऑर्गेनल दिखाई देता है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, ये नेटवर्क टाइप है यानी कि रेटिकुलम, और विद इन प्लाज्मा है यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ है यानी कि एंडोप्लाज्मिक है। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑलमोस्ट एवरी यूकेरियोटिक सेल। देखिए जब भी अपन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो अपने को यूकेरियोटिक में ही देखने को मिलता है, तो ये जो अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होगा वो भी किस में देखने को मिलेगा, यूकेरियोटिक सेल में ही देखने को मिलेगा। तो लगभग सारी यूकेरियोटिक सेल में अपने क्या पाई जाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोमिनेंट नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये कहाँ पे पाई जा रही है, विद इन द प्लाज्मा, ठीक है, ऑफ द सेल। एंड रेटिकुलम एक फैंसी वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, नेटवर्क होता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब अपन इसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो अपने को 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखने को मिलती हैं, जिसमें अपन एक को बोल देते हैं सिस्टर्नी, एक को बोल देते हैं वेसिकल्स, और एक को बोल देते हैं क्या, ट्यूब्यूल्स। देखिए सिस्टर्नी और कुछ भी नहीं है बल्कि एक फ्लैटेंड यानी कि तस्तरी नुमा एक स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड स्टाक्स के रूप में यानी कि ढेर के रूप में बहुत सारी फ्लैटेंड सेक्स जो होते हैं वो पड़े रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको बोलते हैं अपन क्या, सिस्टर्नी बोलते हैं। वेसिकल और कुछ भी नहीं है बल्कि मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या है, एक वेक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेसिकल बोल देते हैं। और ट्यूबुल्स यहाँ पे क्या है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। देखो सो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ ईआर की बात करते हैं तो एक तो होती है सिस्टर्नी, दीज आर लॉन्ग फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट्स, ठीक है, जो कैसे अरेंज्ड है, स्टाक्स यानी कि ढेर के रूप में, ठीक है, यानी कि ऐसे, ये देखो ये ऐसे जो प्रेजेंट है वो अपनी क्या है, सिस्टर्नी, ठीक है। जब अपन बात करते हैं किसके रूप में, वेसिकल्स, दीज आर ओवल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ओवल स्ट्रक्चर होगी उसको अपन क्या बोल देंगे, वेसिकल्स बोल देंगे। ट्यूब्यूल्स क्या है, दीज आर इरेगुलर ऑफ्टन ब्रांच्ड ट्यूब्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, ट्यूब्यूल्स में फ्री और एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी, या तो ये सिस्टर्नी के साथ में प्रेजेंट रहेगी या फिर ये इंडिपेंडेंटली अपने क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेंगी, ये ऐसे ट्यूब्यूल्स के रूप में,
ठीक है, ब्रांच भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूबुल, ठीक है। देखो जो अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्चुअल में कैसी स्ट्रक्चर है, देखो ये कहाँ से बनी हुई रहती है, जो अपना न्यूक्लियर एनवलप होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर एनवलप की, वहाँ से ये क्या होती है, इसका ओरिजिन वहाँ से होता है, कहाँ से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ईआर इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो ईआर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इसका आंसर क्या गया था वहाँ पे, इसका आंसर गया था कि वो अपना न्यूक्लियर एनवलप होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वहाँ से अपने को क्या कंटिन्यूसली क्या दिखाई देती है, वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे अपने को दिखाई देती है। देखिए जब भी अपन बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने पास में 2 टाइप की होती हैं, और इसको किस बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है, राइबोसोम के प्रेजेंस पे, कि राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वहाँ पर एक रफ अपीयरेंस अपने को दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसको अपन क्या बोल देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब अपन बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, वहाँ पे अपने को राइबोसोम दिखाई नहीं देता है, ठीक है। देखिए जब भी अपन बात करते हैं राइबोसोम, जब अपने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था तो मैंने एक चीज़ बोली थी वहाँ पे कि ये अपना जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आता है। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आ रहा है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो अपने किस में काम में आएगी, प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आएगी। और जब हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं है, तो वहाँ पे अपने को किसी भी प्रकार का प्रोटीन सिंथेसिस देखने को नहीं मिलेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अदर फंक्शंस होते हैं वो अपन देखेंगे। तो अपन लेकिन पहले बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स के बारे में कि इनमें क्या क्या डिफरेंस अपने को देखने को मिलता है। मेजर जो डिफरेंस है वो राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर ही है। तो यहाँ पे अपना लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ अपीयरेंस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़े हुए रहते हैं, इससे राइबोसोम अटैच रहते हैं। राइबोसोम अटैच हैं कौन सी प्रोटीन की हेल्प से, राइबोपोरिन प्रोटीन की मदद से यहाँ पे ये इससे अटैच रहते हैं। कौन से साइड में, जब अपन देखते हैं इसका एक्सटेंशन मेम्ब्रेन का, और वो कहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक साइड पे अपने को क्या देखने को मिलते हैं, राइबोसोम देखने को मिलते हैं। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब राइबोसोम इससे अटैच है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या काम करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस का यहाँ पे काम करेगी। अब अपन देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या जुड़े हुए रहते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम किससे अटैच रहते हैं, राइबोपोरिन प्रोटीन की हेल्प से यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। दीज राइबोसोम्स आर एक्टिवली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे। देट आइदर एक्यूमुलेट विद इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि या तो वो एक्यूमुलेट कर लिए जाएंगे यहाँ पे किसके मेम्ब्रेन के थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के थ्रू, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कहाँ पे, ल्यूमिनल साइड में। यानी कि जब अपन बात करेंगे, देखो मैंने क्या बोला कि इसका जो ओरिजिन रहता है अपना, किसका ओरिजिन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मैं बात कर रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसमें भी कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो वो कहाँ से, जो अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, उससे इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। ये देखो ये जो अपने को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके जो साइटोप्लाज्मिक साइट है, इसके मेम्ब्रेन पे कौन अटैच है, राइबोसोम यहाँ पे अटैच है। अब मैंने क्या बोला, इन राइबोसोम पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद में उसको या तो फिर कहाँ पे, या तो ये जो अपनी मेम्ब्रेन है इसके द्वारा एक्यूमुलेट कर लिया जाएगा, नहीं तो उस प्रोटीन को कहाँ पे, ये जो अपनी ल्यूमिनल साइट है, ये जो कंपार्टमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ईआर की क्या है, ल्यूमन है, इस ल्यूमन के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। इस ईआर ल्यूमन में डालने के बाद में फिर उसको फर्दर किसके थ्रू, ट्रांजिशन वेसाइकल्स के थ्रू गोल्जी बॉडी तक यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। कैसे, कि जैसे मान लो कोई भी प्रोटीन का यहाँ पे सिंथेसिस हुआ, उस प्रोटीन को यहाँ पे ल्यूमन साइड में डाल दिया गया, ल्यूमन से फिर इसको ट्रांजिशन वेसाइकल्स के थ्रू
ट्रांजिशन वेसाइकल्स के थ्रू, ठीक है, कहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अभी पढ़ेंगे अपन गोल्जी बॉडी के बारे में भी। ये इसकी सिस फेज है जो कॉन्वेक्स टाइप की अपने को दिख रही है। ये देखो, यहाँ पे कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस हुआ जिसको किसके थ्रू, ट्रांजिशन वेसाइकल्स के थ्रू, किसके थ्रू यहाँ पे भेजा गया है, ये कौन सी वेसाइकल्स है, ठीक है। इसको कहाँ पे, गोल्जी बॉडी में, ये अपना गोल्जी बॉडी है। वैसे अपन पढ़ क्या रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें भी कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन पढ़ रहे थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन बीच में ये बात आ गई तो सोचा कि जो कैसे इसका ट्रांसपोर्ट होता है वो मैं आपको बता ही दूँ, बीच बीच में नहीं आप कंफ्यूज हो गए। ऐसे ये ट्रांजिशन वेसाइकल्स को यहाँ पे देखिए बेसिकली इस साइड पे अटैच किया जाता है, फिर यहाँ पे इसको प्रोसेस या मॉडिफाइड किया जाएगा। प्रोसेस या मॉडिफाइड करने के बाद में फिर इसको ये यहीं से हार्ट डिटेच होंगी, फिर इसी को क्या बोल दिया जाता है, सीक्रेटरी वेसाइकल्स, है ना। इसी सीक्रेटरी वेसाइकल को या तो इनसाइड सेल या फिर आउटसाइड सेल जब इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा तो इसी सीक्रेटरी वेसाइकल्स के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। मैं यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसकी अपीयरेंस रफ होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इसके सरफेस के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि इस राइबोसोम एक्टिवली सिंथेसाइज क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स या फिर प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, जिसको एक्यूमुलेट कौन कर लेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, या तो उसको एक्यूमुलेट कर लेगी, नहीं तो उसको किस में, ईआर ल्यूमन में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर ठीक है, फिर मैं बात करूँ, नॉट ऑल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन्स ऑफ द रफ ईयर। देखिए जब अपन बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प कर रहा है, राइबोसोम। राइबोसोम जो है कुछ मात्रा में कहाँ पे अटैच होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, लेकिन ये फ्रीली या फिर इंडिपेंडेंटली कहाँ पे पड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये एक्टिवली जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही नहीं करेगा, बल्कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम साइटोप्लाज्म के अंदर भी करेगा। तो जब मैं बात करता हूँ कि सारी प्रोटीन सिंथेसिस की, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ही अपने पूरी सेल की प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, राइबोसोम जो है वो इंडिपेंडेंटली भी कर रहा है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये लाइन कहना क्या चाह रही है कि नॉट ऑल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन्स ऑफ द रफ ईयर, यानी कि जो राइबोसोम अटैच है रफ, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो ही पूरा प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंटली भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सीक्रेटरी प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर मेड बाय राइबोसोम्स ऑन द रफ ईयर। जब अपन बात करते हैं सीक्रेटरी प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में, तो ये जो सीक्रेटरी प्रोटीन्स और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वही कहाँ पे सिंथेसाइज होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये क्या होती हैं, सिंथेसाइज होती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रोसेस बताई कि कैसे कैसे इसको ट्रांसपोर्ट में कैसे कैसे ये काम में आती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात करते हैं, मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया कि रफ और स्मूथ अपन ने जो दो टाइप बताए वो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम के बेस पे बताए हैं। तो यहाँ पर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होगा, किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम अगर अटैच नहीं है तो ये क्या प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा क्या, जी नहीं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेता है, बल्कि इसके कुछ अदर फंक्शंस होते हैं, जैसे ये लिपिड बायोसिंथेसिस में इसका काम होता है। तो जो लिपिड का सिंथेसिस होगा वो कौन करके देगा, अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे करके देगा। देखियो नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राइबोसोम अपने को नहीं दिखेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन रोल इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड और स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स अपने कुछ हार्मोन्स होते हैं शरीर के अंदर उनमें, और जो ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स हैं इनके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्टेरॉइड्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल होगा और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, एस्ट्रोजन वगैरह, उसमें कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनएक्टिवेटिंग। देखिए लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड सिंथेसिस में तो अपना कौन, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर ही रहा है, लेकिन जब मैं बात करूं किसके बारे में, यहाँ पे
ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में, ये इसका एक्स्ट्रा फंक्शन है। एक्स्ट्रा फंक्शन किसका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड और स्टेरॉइड्स तो सब सही करते हैं, लेकिन ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करते हैं लोग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टिक नहीं करते हैं कभी कभार। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में, और उसमें भी कौन सी मेजर ड्रग्स कौन सी जो बार्बिट्यूरेट्स ग्रुप में आती हैं, उनको डिटॉक्सिफिकेशन में कौन काम करता है? ये अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। तो ये स्टार वाला है, स्टार वाला लाइन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनएक्टिवेटिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स सच एज बार्बिट्यूरेट्स, है ना, यानी कि जो बार्बिट्यूरेट्स ड्रग्स होती हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन में कौन काम करके देता है? अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड अदर कंपाउंड्स दैट माइट अदरवाइज बी टॉक्सिक, और या कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अपने शरीर के लिए टॉक्सिक है, उनके जो और हार्मफुल अपनी सेल के लिए, उनको भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एक और चीज़ यहाँ पे आती है, जब अपन बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन से आयन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है? कैल्शियम+2, या कैल्शियम आयन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो कैल्शियम आयन है, इनको स्टोर करने का जो काम करती हैं मसल्स के अंदर, जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं जिसको क्या बोला जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक स्पेशल टाइप है किसका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो जब भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे काम में आती है, तो अपने पास में कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम में आती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और उसी के स्पेशलाइजेशन से कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? कैल्शियम आयन को स्टोर करने का काम करती है, जो किस में हेल्प करेंगे? मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे अपन ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या चीज़ें पढ़ी? लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस, इसी के साथ साथ में अपने पास में ये किस में काम में आ रही थी? स्पेशल स्ट्रक्चर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसके अलावा ये अपने ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम में आ रही थी। ठीक है, समझ में आई होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफरेंस की। देखिए डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आपको डिफरेंस करने में बिल्कुल भी जोर यहाँ पे नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने पहला जो डिफरेंस बताया वो किसके बेसिस पे बताया आपको? राइबोसोम के अटैचमेंट पे। ठीक है, राइबोसोम अगर अटैच्ड है तो वो कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? वो अपनी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और अगर एब्सेंट है तो वो कौन सी है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम प्रेजेंट होगा किसकी हेल्प से वो अटैच होता है? राइबोपोरिन प्रोटीन की हेल्प से वो अटैच होता है। अब ये राइबोपोरिन प्रोटीन जब राइबोसोम प्रेजेंट होगा तभी तो राइबोपोरिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी, और जब एब्सेंट है तब वो भी क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, फंक्शंस की बात करने से पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। जब अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये अपने को सिस्टर्नी यानी कि ये फ्लेटेड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इसमें मेजर कंपोनेंट्स कौन सा प्रेजेंट होगा? सिस्टर्नी प्रेजेंट होगा। और जब मैं बात करूँ यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? अपना ट्यूबुलर फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो एक्टिवली इन्वॉल्व किस में है? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। और जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो लिपिड सिंथेसिस के अंदर यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइकोजन स्टोरेज में भी काम करती है कौन? अपनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो देखो अपन डिफरेंस देखते हैं। ये आ रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्सेस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है और कौन सा राइबोसोम यहाँ पे अटैच होगा? ATS, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सा राइबोसोम अपने को देखने को मिलता है? ATS साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, बाइंड्स बाय देयर लार्जर सब यूनिट, है ना। कौन सी यूनिट से अटैच होगी यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर? लार्जर सब यूनिट से अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन सी है? राइबोपोरिन फर्स्ट एंड राइबोपोरिन सेकेंड। ठीक है, और मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, जो है ना, मैंने ये चीज़ आपको बताई है। राइबोसोम भी एब्सेंट होगा तो राइबोपोरिन प्रोटीन भी यहाँ पे क्या होगी? एब्सेंट होगी। इसके साथ में मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स किस में प्रेजेंट होती है? ट्यूबुलर फॉर्म, यहाँ पे ट्यूबुलर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। फंक्शंस की बात करूँ, है ना, यानी कि कोई भी ऐसी सेल होगी जो एक्टिवली इन्वॉल्व होगी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, उसमें क्या पाई जाएगी? यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाएगी। अबंडेंटली ओकर्स इन cells which are actively engaged in protein synthesis and
सिक्रेशन। प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन जहाँ पे देखने को मिलेगा वहाँ पे अपने को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगी। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, लीवर सेल्स हो गई, पेनक्रियाज हो गई और गॉबलेट सेल्स यहाँ पे हो गई, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एंजाइम का सिक्रेशन होता है। तो ये एंजाइम का सिक्रेशन और सिंथेसिस होगा वो कौन करके देगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ तो अबंडेंटली ओकर्स इन सेल्स कंसर्न्ड विथ ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे अपनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल सेल की बात करें, लिपिड लाइक स्टीरोल हार्मोन्स जहाँ पे सिंथेसिस देखने को मिलेगा अपने को, अपने जो जेनेटल ऑर्गेनल्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने को देखने को मिलेगी। और अपने को एडिपोज टिश्यू में ये देखने को मिलेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर, मसल्स के अंदर, ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल्स जिसको हिपेटोसाइट्स बोल देते हैं, एंड एड्रिनल कोर्टेक्स जहाँ पे एड्रिनल हार्मोन्स वगैरह। तो हार्मोन सिंथेसिस में मेजर जो रोल होता है वो किसका होता है, अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। प्रोटीन सिंथेसिस या एंजाइम के अंदर किसका रोल होता है, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखो अब बात करेंगे अपन फंक्शन ऑफ ईआर की, ठीक है। इसमें दोनों इंक्लूड है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो सबसे पहला जो अपना फंक्शन आता है, देखो मैकेनिकल सपोर्ट में भी ये काम करती है। मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि जब भी अपन किसी भी कोशिका को देखते हैं तो उसके अंदर कुछ एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर होती हैं, तो उसके फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करती हैं, अपनी मैकेनिकल सपोर्ट में कौन हेल्प करती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। क्या बनाती है ये, एंडोस्केलेटन। जैसे हड्डियों का ढांचा अपने को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर रहा है, वैसे एक कोशिका को यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे ईआर। और किस किस की हेल्प से, इसके साथ में माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में ये क्या बनाती हैं, एंडोस्केलेटन यहाँ पे बनाती हैं। पहला फंक्शन तो मैकेनिकल सपोर्ट का आ गया। दूसरा आ रहा है इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। देखिए मैंने यहाँ पे पिछले लेक्चर में दो टर्म्स यहाँ पे आपको डिस्क्राइब की थी, उसके बारे में अपन ने डिस्कस भी किया था कि इंट्रासेलुलर क्या होती है और इंटरसेलुलर क्या होती है। जब भी इंट्रासेलुलर की बात आती है तो यानी कि विद इन सेल, तो विद इन सेल जब भी ट्रांसपोर्ट होगा एक कोशिका के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंट्रासेलुलर, यानी कि वो विद इन सेल हो रहा है। तो विद इन सेल ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे काम कौन करके देगा, अपने को काम करके देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर्म्स इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है। इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम बनाएगी जिसमें एक जगह से ये दूसरी जगह पे क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट का काम भी ये करके देगी, ठीक है। एट सम प्लेसेस ईआर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईआर का जो नेटवर्क है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क है, वो न्यूक्लियर के जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वहाँ से फैलकर कभी कभार यहाँ पे जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ तक भी पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर का भी काम करके दे सकती हैं। At some places, ER is also connected to plasma membrane, so endoplasmic reticulum can secrete the material outside the cell. यानी कि इनसाइड सेल ही नहीं बल्कि आउटसाइड द सेल भी सिक्रेशन का काम कर सकती हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अपन बात करें, वही चीज़ आ गई कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और जब लिपिड सिंथेसिस की बात आएगी तो कौन सी ईआर अपनी आएगी, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे क्या फंक्शंस होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो हेल्प करती हैं किस में, सिंथेसिस। किस किस के सिंथेसिस में, लिपोप्रोटीन और जो ग्लाइकोजन होगा, लिपोप्रोटीन और जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है उसमें भी कौन हेल्प करके दे रही है, अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब अपन आगे के फंक्शंस की बात करते हैं जिसमें अपनी सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो गई, ठीक है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के साथ में फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और सब माइक्रोबॉडीज में मैंने आपको तीन बताई थी, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम और स्पिरोसोम वगैरह। तो उसके फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस था, और वो भी किसका इंपॉर्टेंट फंक्शन था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पे एक प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है साइटोक्रोम P450। ये जो साइटोक्रोम P450 प्रोटीन होती है ये एक एंजाइम के तौर पे काम करती है, और जो ही किसका फंक्शन करती है, यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का क्या करती है, फंक्शन करती है। इसके अलावा ये देखो आप कि जो ईआर होती है, जब अपन देखते हैं गोल्जी बॉडी यहाँ पे किसका काम करता है, मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग का काम करता है किसी भी सिक्रेटरी प्रोटीन्स का। तो ये जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती है वो आती कहाँ से हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आती है। यहाँ पे ऊपर के फंक्शन की सेलुलर मेटाबॉलिज्म में क्या करती है कि जो मेम्ब्रेन्स होती है इनके जो नेटवर्क है
जिसकी वजह से क्या होता है, सेल का क्या हो जाता है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म में अपने को क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही एक्सटेंड होके अपनी क्या बनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना होगा तो वो फंक्शन भी अपने को यहाँ पे कौन करके देगा, वो भी अपने को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करके देगी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, पूरी बातें हो चुकी है। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे गोल्जी एपरेटस के बारे में बात करेंगे। देखिए गोल्जी एपरेटस जो है वो नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एक इटालियन साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, 1898 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया, गोल्जी बॉडी बोला गया। गोल्जी बॉडी का जो मेन काम होता है वो सिक्रेशन का ही होता है। ठीक है, सिक्रेशन में भी क्या करता है, मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, प्रोसेसिंग स्टेशन भी अपन इसको बोलते हैं। और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं भाई, क्लोजली रिलेटेड टू ईआर एंड बोथ प्रोक्सीमिटी एंड फंक्शन, प्रोक्सीमिटी और फंक्शन के बेस पे ये किसके सिमिलर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिमिलर है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ, इसका नाम गोल्जी एपरेटस क्यों बोला गया, फिर इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया, क्योंकि ये इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, कैमिलो गोल्जी। कब, 1898 में इसको डिस्कवर किया था। एक चीज़ और ध्यान में रखो कि जब भी अपन बात करेंगे प्लांट गोल्जी बॉडी के बारे में, तो प्लांट गोल्जी बॉडी को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ठीक है, तो प्लांट में गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाएगा, डिक्टियोसोम। ये चीज़ भी ध्यान में रखना, कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब आगे देखो, द गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टाक्स ऑफ फ्लेटेंट, जैसे अपने को सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स किस में देखने को मिल रही थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वैसी ही स्ट्रक्चर अपने को किस में देखने को मिलेगी, गोल्जी बॉडी के अंदर। तो जो फ्लेटेंट वेसाइकल्स होंगी जिनको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी बोल देंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बोला, इसको अपन प्रोसेसिंग स्टेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, द गोल्जी एपरेटस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सिक्रेटरी प्रोटीन्स। सिक्रेटरी प्रोटीन्स कहाँ से है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनकी फर्दर उसकी जो प्रोसेसिंग और जो उसका मॉडिफिकेशन होगा वो कौन करके देगा, यहाँ पे अपना गोल्जी बॉडी देगा। ठीक है, कैसे करेगा, क्या करेगा, उसके बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले अपन जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी जब मैं आपको बता रहा था अभी जस्ट 2-3 स्लाइड पहले, जब मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, न्यूक्लियस के बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद में अपन ने किसकी स्ट्रक्चर को देखा था, यहाँ पे गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर को। गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पे कैसे बनाई थी, मैंने वहाँ पे बनाई थी ऐसे। था ना, ठीक है, ये क्या है, सिस्टर नहीं है गोल्जी बॉडीज की। ठीक है, उसमें भी अब देखो आप कि मैंने क्या बोला, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड ऑफ 33 पार्ट्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। ठीक है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। ठीक है, दीज आर, ये फ्लेट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी। यही बात मैंने किस में की थी, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, है ना। लाइक स्ट्रक्चर मेनी सिस्टर्नी आर अरेंज्ड इन अ स्टैक इन पैरेलल टू ईच अदर, देख पा रहे हो आप, पैरेलल टू ईच अदर है। इसमें एक का डायमीटर कितना होता है, 0.5 mm टू 1 mm। ठीक है, डेंस ओपेक मटेरियल इनसाइड सिस्टर्न इज कॉल्ड नोड्स। ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूँ, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना। ये यहाँ पे वेरिड करती हैं, और इसकी स्ट्रक्चर कितनी हो सकती है, 3 से लेके 7 तक एक गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक, ये चीज़ भी याद रख लेना, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसर्न स्ट्रिक्टली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी अपने को किसके पास में दिखाई देता है, न्यूक्लियस के पास में दिखाई देती है स्ट्रक्चर। कॉन्वेक्स सरफेस, देखिए आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे, ये कॉन्वेक्स साइड है गोल्जी बॉडी की, और ये अपनी कौन सी साइड है, कॉनकेव। तो ये जो अपनी कॉन्वेक्स साइड है इसी को अपन क्या बोल देते हैं, सिस फेज बोल देते हैं, सिस फेज बोल देते हैं। और जो अपनी कॉनकेव साइड है उसको अपन ट्रांसफेस, या फिर इसी को अपन क्या बोल देते हैं, मैच्योरिंग या मैच्योर फेस भी बोल देते हैं। सिस फेस को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। मैंने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी मटेरियल आएगा वो यहाँ पे सिस फेस की साइड में
अटैच होगा, अटैच होने के किसके फॉर्म के रूप में, ट्रांजिशन वेसाइकल्स में। फिर उसके बाद में ये फर्दर आगे उसको भेजा जाएगा कौन सी फेज के पास में, ट्रांस फेज, और वहाँ से सीक्रेटरी वेसाइकल्स के तौर पे ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कर दिया जाएगा, फर्दर आगे भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग होती है किसी भी मटेरियल पे सीक्रेटरी प्रोटीन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी के 3 पार्ट हो गए, एक अपनी सिस फेज हो गई जिसको जो कॉन्वेक्स है, ठीक है, जिसको फॉरवर्डिंग फेज भी बोलते हैं, एक कॉनकेव हो गई जिसको ट्रांस फेज बोलते हैं, जिसको अपन ने क्या बोला, मैच्योरिंग फेज, और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, इसी को अपन बोल देते हैं मीडियल गोल्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये इसके 3 पार्ट हो गए किसके, अपने गोल्जी बॉडी के। ठीक है, कैसे इसको ट्रांसपोर्ट किया गया, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टर्नी विच इज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इज कॉल्ड सिस फेज। ठीक है, न्यूक्लियस के साइड में देखो कॉन्वेक्स फेस होगी जिसको अपन क्या बोल देंगे, सिस फेज, या फिर इसको अपन क्या बोल देते हैं, फॉर्मिंग फेज बोल देते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कॉनकेव सरफेस ऑफ सिस्टर्नी विच इज टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांस फेज, और मैच्योरिंग फेज यहाँ पे बोल देते हैं कॉनकेव वाली फेज को। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें यहाँ पे द सिस एंड ट्रांस फेज, जो सिस एंड ट्रांस फेज है ऑर्गेनल्स आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, सिस फेज और जो अपने ट्रांस फेज होगी ये स्ट्रक्चरली ये क्या होगी, यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफरेंस इनके अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये क्या रहती है, इनर कनेक्टेड रहती है, यानी कि एक दूसरे से ये क्या रहती है, कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स बोला कि ये ब्रांच्ड एंड इरेगुलर लाइक स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ सिस्टर्नी रहती हैं। ठीक है, ट्रांजिशन वेसाइकल्स एंड मेच्योर वेसाइकल्स, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अपनी कौन सी होती है, सिस फेज होती है, और एक अपनी क्या होती है, ट्रांस फेज होती है। ठीक है, यहाँ पे CGN का मतलब क्या है, सिस गोल्जी नेटवर्क है। ठीक है, कैसी फेज है ये, अपनी कॉन्वेक्स फेज है, सिस गोल्जी नेटवर्क और ये अपना कौन सा है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ठीक है, और ये कौन सी वेसाइकल्स के रूप में, ठीक है, जो ER से जो वेसाइकल्स आएंगी जिनको अपन ने क्या बोला है, ट्रांजिशन वेसाइकल्स बोला है, और जो अपने ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से कोई भी जो वेसाइकल्स आएंगी उनको अपन ने क्या बोला है, सीक्रेटरी वेसाइकल्स। ठीक है, या फिर उसी को अपन क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, और यही चीज़ इसके अंदर क्या है, अपने डायग्राम के अंदर है, और ये अपनी क्या है, मीडियल सिस्टर्नी। अब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, वही गोल्जी अपरेटस के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ट्रांजिशन वेसाइकल्स है, ट्रांजिशन वेसाइकल्स कहाँ से आ रही है, अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फर्दर फिर इसके बाद में किससे अटैच होगी, यहाँ पे सिस फेज से अटैच होगी। सिस फेज से अटैच होने के बाद में फर्दर उसको मॉडिफाइड और प्रोसेस करके सीक्रेटरी वेसाइकल के तौर पे ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आपको दिखेंगी, द कंटेंट्स ऑफ द वेसाइकल्स, वेसाइकल्स के अंदर जो भी कंटेंट है, प्रोटीन्स है ना। ठीक है, ज़्यादातर अपनी क्या देखने को मिलती है, प्रोटीन्स, एंड समटाइम्स द वेसाइकल मेम्ब्रेन्स आर फर्दर मॉडिफाइड एंड प्रोसेस। तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी क्या काम कर रहा है, मॉडिफिकेशन का और प्रोसेसिंग का ही काम कर रहा है ना, यही चीज़ अपनी बार बार चल रही है यहाँ पे। द प्रोसेस्ड कंटेंट्स आर देन पास्ड ऑन टू द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स। ठीक है, अदर सेल्स, अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स को अपने को ये प्रोटीन्स भेजनी होगी, तो अपन किसके तौर पे भेजेंगे, वेसाइकल्स के तौर पे भेजेंगे। कहाँ से, ट्रांसफेज से निकलेगी ये। ठीक है, और ये वेसाइकल्स के तौर पे जाएगी, दैट अराइज बाय बडिंग ऑफ गोल्जी, यानी कि गोल्जी बॉडी से जो बड के फॉर्म में बडिंग ऑफ हो रही है उससे ये निकल रही है। कौन सी वेसाइकल्स, उसको अपन बोल रहे हैं सीक्रेटरी वेसाइकल्स बोल रहे हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेड वेसाइकल्स यहाँ पे अपन इसको क्या कर रहे हैं, बोल दे रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन और यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन और जो ग्लाइकोसाइडेशन वगैरह हैं, ये प्रोटीन की क्या है, मॉडिफिकेशन जो होता है, यानी कि प्रोटीन को यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ये जो ग्लाइकोसाइलेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, देखिए स्टार्ट तो कहाँ पे हो जाती है, ये ER के जो ल्यूमन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमन है, वहाँ पे ये स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन ये कंप्लीट कहाँ पे होती है, अपने गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक है, टेक प्लेस विद इन द ल्यूमन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट प्रोसेस इज यूजुअली कंप्लीटेड विद इन द गोल्जी एपरेटस। ठीक है,
तो इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, प्रोसेसिंग स्टेशन। मैंने यही चीज़ आप लोगों को बोली है कि गोल्जी बॉडी को प्रोसेसिंग स्टेशन बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो अपने सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसके पास में आती हैं, उसके मॉडिफिकेशन में, और उसी को मॉडिफाई करके उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है आगे यूज के लिए। ठीक है, इसीलिए अपन गोल्जी बॉडी को क्या बोल देते हैं, गोल्जी बॉडी को अपन बोल देते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टेशन, यहाँ पे बोल दिया जाता है। ठीक है, आगे इसके और भी फंक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बात करें तो मैंने क्या बोला था कि जिसका जो चीफ फंक्शन है गोल्जी बॉडी का वो क्या है, सिक्रेशन का ही है। ठीक है, सिक्रेटरी प्रोटीन्स कहाँ से आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको फर्दर ये आगे क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो सेल सिक्रेशन किसका चीफ फंक्शन हो जाएगा भाई, अपने गोल्जी बॉडी का। ठीक है, चीफ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज सिक्रेशन। एक्सपोर्ट का काम करता है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स अपने जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स वगैरह हो गए, वो अपने क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। उनके ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट में कौन काम करता है, गोल्जी बॉडी। सिक्रेशन इन्वॉल्विंग 3 स्टेप्स। जब भी सिक्रेशन की बात आएगी तो यहाँ पे 3 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। तो 3 स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है भाई, ER से क्या आई, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि ER से ट्रांजिशन वेसिकल्स आएंगी, कहाँ पे अटैच होगी, सी स्पेस पे, सी स्पेस से फिर उसको फर्दर आगे ट्रांसफेज की तरफ भेजा जाएगा, और उसके बाद में फिर डिटेचमेंट या फिर बडिंग ऑफ होगा ट्रांसफेज से। ठीक है, वो चीज़ लिखी हुई है, देखो, गोल्जी बॉडी रिसीव्स द मटेरियल्स फ्रॉम ER, है ना, ये कहाँ से रिसीव करेगा मटेरियल को, सी स्पेस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कौन सी फेज से, सी स्पेस से करने के बाद में दिस मटेरियल आर केमिकली मॉडिफाइड बाय गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया जाएगा। मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है या फिर ग्लाइकोसाइडेशन हो सकता है, किसका, प्रोटीन एंड लिपिड का। ठीक है, वो कहाँ पे टेक प्लेस होगा, गोल्जी बॉडी में, और ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड यहाँ पे सिंथेसिस कर देगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी भी हेल्प करता है। आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशंस मटेरियल्स आर पेक्ड इन वेसिकल्स, मटेरियल्स को यहाँ पे पेक्ड कर देता है वेसिकल्स के रूम में। दीज वेसिकल्स आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी बॉडी एंड डिस्चार्ज आउटसाइड ऑफ द सेल्स। ये 3 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है जो मैंने आपको बता दी हैं। ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, इसकी वजह से इसको एक नाम भी दे दिया जाता है कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं एक सेल के अंदर, उनके ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है, अपना गोल्जी बॉडी ही हेल्प करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रैफिक पुलिसमैन भी यहाँ पे किसको बोला जाता है, गोल्जी बॉडी को। देखो यही चीज़ लिखी हुई है, ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर टू बी सेंट आउटसाइड द सेल्स मूव थ्रू द गोल्जी बॉडी। सो गोल्जी बॉडी इज टर्म्ड एज डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल्स या मिडल मैन ऑफ सेल। ठीक है, ये इसको बोल दिया जाता है यहाँ पे। और इसके मैं बात करूँ गोल्जी बॉडी की, गोल्जी बॉडी के अदर फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, गोल्जी बॉडी के अदर फंक्शंस में फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम आ जाता है, किसके साथ में मिलके लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कलेक्टिवली फंक्शन है किस किस का, गोल्जी बॉडी का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन में यहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट नाम की एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका मेजर पोर्शन कौन होता है, गोल्जी बॉडी होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। तो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल की जब भी बात आएगी तो वहाँ पे ये फंक्शन किसका रहेगा, अपना गोल्जी बॉडी का। ठीक है, पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस। सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये मैंने अभी फ्रेगमोप्लास्ट आपको बताया, तो ये फंक्शन भी कौन करेगा, अपना गोल्जी बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, हाँ ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जब भी अपन ह्यूमन स्पर्म की बात करते हैं, मेल स्पर्म की बात करते हैं, तो वहाँ पे अपने को एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है एक्रोसोम, जो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में जब हेल्प करती हैं तो ये एक्रोसोम होता है। तो ये एक्रोसोम के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, गोल्जी बॉडी, है ना। तो इसी गोल्जी बॉडी की सहायता से यहाँ पे किस में अपने को हेल्प मिलती है, फर्टिलाइजेशन के अंदर। जब भी अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये देखो स्पर्म ऐसा होता है, ये स्पर्म की टेल हो गई और इसका हेड वाला पोर्शन हो गया। तो इसका जो हेड वाला पोर्शन होता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है एक्रोसोम, और ये एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, अपना गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी किस में भी हेल्प करेगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करेगा। ये चीज़ भी आप ध्यान में रख लेना।
ठीक है, डायरेक्ट चीज़ें नहीं पूछ के इनडायरेक्ट चीज़ें पूछ लिया जाता है, तो उसमें यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछेगा कि एक्रोसोम फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है, तो वो वहाँ पे कौन से ऑर्गेनल का नाम लोगे आप, गोल्जी बॉडी का। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया, और अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लिया। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, वेसाइकल्स के बारे में। वेसाइकल्स में भी कौन सी वेसाइकल्स अपने पास में, सिक्रेटरी वेसाइकल्स। ये सिक्रेटरी वेसाइकल्स कहाँ से आएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर किसके अंदर किसके अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ट्रांजिशन वेसाइकल्स के थ्रू गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से फिर फर्दर किसका फॉर्मेशन होगा, अपना सिक्रेटरी वेसाइकल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। वंस प्रोसेस्ड बाय द गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस एक बार यहाँ पे प्रोसेस कर देगा, मॉडिफिकेशन कर देगा, उसके बाद में सिक्रेटरी प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल्स आर पैक्ड इनटू सिक्रेटरी वेसाइकल्स। उनको किसके अंदर में पैक किया जाएगा, सिक्रेटरी वेसाइकल्स के रूप में यहाँ पे पैक किया जाएगा। ठीक है, और ये जो अपनी वेसाइकल्स होती हैं वो किस में देखने को मिलती है, पेनक्रियाज में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कंटेन मेनी सच वेसाइकल्स। क्यों करेगी ये मेनी सच वेसाइकल्स, क्योंकि वहाँ पे अपने को सिक्रेशन का काम देखने को मिलता है। किसका सिक्रेशन करता है, वेरियस एंजाइम्स का यहाँ पे सिक्रेशन किया जाता है। पेनक्रियाज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है, लाइपेजेज हो गया, न्यूक्लिएजेज हो गया, ये सारे पेनक्रियाज के द्वारा यहाँ पे सिक्रेट किए जाते हैं। और ये पेनक्रियाज में भी कौन यहाँ पे सिक्रेट करके देगा, ये सिक्रेटरी वेसाइकल्स के फॉर्म में ये क्या होंगे, सिक्रेट होंगे। दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन द रपीआर, सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम कौन कर रहा है, गोल्जी एपरेटस। उसके बाद में फिर इसको रिलीज किया जा रहा है किसके फॉर्म के रूप में, सिक्रेटरी वेसाइकल्स के रूप में। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, जोन ऑफ एक्सक्लूशन। देखिए, जब भी अपन एक कोशिका को देखते हैं, एक सेल को देखते हैं, ऑब्जर्व जब करते हैं, तो जो क्या होता है कि गोल्जी बॉडी वाला जो पार्ट होता है, गोल्जी बॉडी जहाँ पे रहता है, उसके आसपास में कोई और ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। तो वहाँ पे एक्सक्लूसिवली रूप से वहाँ पे कौन पाया जाएगा, अपना गोल्जी बॉडी। तो इसी वजह से उसके आसपास का जो वो एरिया है या फिर जो क्षेत्र है, उसको क्या बोल दिया जाता है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। बस ठीक है, याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन इन यूकैरियोटिक सेल, ये पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये सिक्रेशन ही चलता आ रहा है कि क्या करना है, गोल्जी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस करना है, उसको ल्यूमन में, ल्यूमन से फिर किसके रूप में, ट्रांजिशन वेसाइकल्स के फॉर्म के रूप में किस में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यहाँ पे सिस फेज ऑफ गोल्जी बॉडी। सिस फेज में अटैच होने के बाद में मीडियल सिस्टर्नी के थ्रू या मीडियल गोल्जी बॉडी के थ्रू ये फर्दर कहाँ पे जाएगा, ट्रांसफेज की तरफ। ट्रांसफेज से फिर बडिंग होगी किसके फॉर्म के रूप में, सिक्रेटरी वेसाइकल्स के रूप में, और फिर फर्दर उसको आगे भेज दिया जाएगा। वैसे ही है, देखो, या वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे हो सकता है। देखो कैसे, ये अपना देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन से देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे, देखो सिस्टर्नी के फॉर्म के रूप में, जिसपे अपना क्या अटैच है, ये राइबोसोम अटैच है। ये कौन सी, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पूछ लिया जाए तो कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, अपना राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे ये देखो ये ट्रांजिशन वेसाइकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस हो चुका है या फिर कोई भी सेलुलर मटेरियल है वो इसके अंदर डाला जा चुका है। इस ट्रांजिशन वेसाइकल्स के थ्रू यहाँ पे सिस फेज, ये देखो ये सिस फेज है, सिस फेज ऑफ गोल्जी बॉडी है, जहाँ पर इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ट्रांसफ़र करके ये इससे अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद में फिर इसमें प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन का काम होगा। प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन का काम होने के बाद में फिर यहाँ से इसके ट्रांसफेज से ये क्या होगी, बडिंग ऑफ होगी। बडिंग ऑफ होने के बाद में इसको अपन क्या बोल देंगे, सिक्रेटरी वेसाइकल्स। और ये सिक्रेटरी वेसाइकल से या तो क्या होगा, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होगा। कौन सा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंट्रासेलुलर, या फिर ये जो बाहर की तरफ आपको भेजा हुआ दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ, ये क्या हो जाएगा अपना एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। और ये क्या है, एक्जोसाइटोसिस। समझ में आया होगा कि एक कोशिका के अंदर कैसे सिक्रेशन किया जाता है। फिर से वही चीज़ बताऊंगा कि न्यूक्लियर एनवेलप से क्या बन रही है यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, प्रोटीन सिंथेसाइज होके बाद फर्दर मॉडिफिकेशन और किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए कहाँ भेज दी जाएगी, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी में भी सिस फेज किसके थ्रू, किसके फॉर्म के रूप में भेजी जाएंगी, ट्रांजिशन वेसाइकल्स के रूप में भेजी जाएंगी। कहाँ पे, सिस फेज से अटैच होने के बाद में मीडियल गोल्जी के थ्रू ये ट्रांसपेज से किसके फॉर्म के रूप में यहाँ पे निकल रही है, सिक्रेटरी वेसाइकल्स के रूप में निकल रही है। सिक्रेटरी वेसाइकल्स के रूप से इसका क्या, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे किया जा सकता है, और इसी से अपन क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आया होगा। अब देखो अपने पास में मेन ऑर्गेनल आया है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी अपन ने पढ़ लिया है, वेसाइकल्स को भी अपन ने पढ़ लिया है। अपने पास में एक ऑर्गेनल आया है यहाँ पे, लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम एक्चुअल में इसका जब अपन वर्ड का पोस्टमार्टम करेंगे तो अपने को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो लाइसोसोम में ये क्या है, लाइसिस, और सोमा मतलब बॉडी। सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, डाइजेशन या फिर डिग्रेडेशन, ठीक है। तो लाइसिस और सोमा यानी कि ऐसी बॉडी जो क्या करती हैं, डाइजेशन करती है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से ही बनती है, ठीक है। इसीलिए इसको किस में कंसीडर करते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। कैसे, लाइसोसोम वर्ड डिस्कवर्ड बाई, इसकी जो लाइसोसोम की डिस्कवरी है वो किसने की थी, यहाँ पे क्रिश्चियन डी डवे नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1950s लगभग 1955 में इन्होंने डिस्कवर किया था इस ऑर्गेनल को, ठीक है। इन्होंने एक और ऑर्गेनल को डिस्कवर किया था, पेरोक्सिसोम को, ठीक है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो क्रिश्चियन डी डवे ने यहाँ पे किसको डिस्कवर किया, लाइसोसोम को। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी यहाँ पे मिला था। इसकी जो साइज होती है वो 0.51 mm होती है, जो अपन ने एक क्रिस्टी की वहाँ पे देख रहे थे गोल्जी बॉडी में, वैसे यहाँ पे इसकी होती है 0.5 mm to 1 mm, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो अपना लाइसोसोम है ना, वो सराउंडेड बाई ये सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ पे, यानी कि जब अपन ऑर्गेनल के बाहर देखेंगे, ये देखो जैसे ये लाइसोसोम हो गया, तो लाइसोसोम के अंदर बाहर की तरफ अपने को क्या दिखाई देगी, अपने को एक सिंगल मेम्ब्रेन दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जब अपन बात करते हैं पूरे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसमें चाहे आप ER ले लो, गोल्जी बॉडी ले लो, लाइसोसोम ले लो, वेसाइकल्स ले लो, या फिर वेक्यूल्स ले लो, इन सब में ही अपने को एक सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में कौन कौन से ऑर्गेनल आते हैं, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। इन 3 ऑर्गेनल के अलावा अपने को ये बाकी के जो ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, इसमें अपने को क्या दिखाई दे रही है, सिंगल मेम्ब्रेन। राइबोसोम जो होता है उसके अंदर अपनी क्या होती है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। मैं एक बार लिखवा दूंगा कि कौन से ऑर्गेनल में कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, अभी आप इसमें पे ध्यान दो, ठीक है। सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम आर यूज्ड बाय द सेल एज स्टोरेज कंटेनर्स फॉर हाइड्रोलेजेस। जो अपना लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट हाइड्रोलेजेस एंजाइम होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, अपने डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये अपने कौन सी पीएच पे काम करता है, एसिडिक पीएच पे काम करता है। इसको पीएच रिक्वायर्ड होती है 4 to 5 इन हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस में भी कौन सा हाइड्रोलेजेस है, एसिड हाइड्रोलेजेस, क्योंकि ये कौन सी पीएच पे काम करते हैं, एसिडिक पीएच पे। एसिडिक पीएच में भी कौन सी पीएच, 4 to 5, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। सेल्स नीड सच एंजाइम्स बोथ टू डाइजेस्ट फूड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने फूड मॉलिक्यूल्स के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, और किसके अंदर, ब्रेक डाउन डैमेज्ड सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि कोई भी जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो डैमेज हो चुका है उसकी फिर से रिसाइकलिंग करनी हो, ठीक है, उसके अंदर जो मटेरियल्स प्रेजेंट है उसको यूज करना हो, ठीक है, डिग्रेडेशन करना हो उसका, तो सेलुलर कंपोनेंट्स के लिए भी ये काम कौन करके देगा, लाइसोसोम। यानी कि ये फूड का तो करेगा ही करेगा डाइजेशन, उसके साथ साथ में कुछ जो डिजनरेट हो चुके हैं या ब्रेक हो चुके हैं कोई भी सेलुलर कंपोनेंट्स जो काम नहीं कर रहे हैं, फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उनके भी डाइजेशन में ये हेल्प करता है, या फिर उनके भी रिसाइकलिंग में कौन हेल्प करता है, अपना लाइसोसोम। लाइक सिक्रेटरी प्रोटीन्स लाइसोसोम एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। सिक्रेटरी प्रोटीन्स कहाँ से सिक्रेट हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी। तो वैसे ही ये जो अपने क्या है, जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज हुए हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सिंथेसाइज हुए हैं, ट्रांजिशन वेसाइकल से मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग के तहत सिक्रेटरी वेसाइकल्स के फॉर्म के रूप में जो ही अपना फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे ऐसी वेसाइकल्स जिसके अंदर अपन क्या, एसिड हाइड्रोलेजेस को डाल रहे हैं,
वही फर्दर आगे जाके किसका फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यही चीज है कि लाइक सिक्रेटरी प्रोटीन्स लाइसोसोमल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी apparatus एंड देन पैकेज्ड इनटू वेसिकल्स दैट कैन बिकम लाइसोसोम। ठीक है, कैसे बनेगा लाइसोसोम, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अब देखो, लाइसोसोम आर फिल्ड विथ 50 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कि जब अपन बात करते हैं लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स की, तो लगभग कितने प्रकार के एंजाइम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, 50 टाइप के, यानी कि 50 प्रकार के यहाँ पे अपने को एंजाइम्स, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, जिनको अपन क्या नाम देते हैं, एसिड हाइड्रोलेजेस। इनको एसिड हाइड्रोलेजेस क्यों बोला है भाई, एसिड हाइड्रोलेजेस टर्म का यहाँ पे यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर एसिडिक पीएच पे ही काम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये कौन सी पीएच पे काम करेंगे, एसिडिक पीएच पे काम करेंगे फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। दिस एसिड हाइड्रोलेजेस फंक्शन इन एसिडिक मीडियम, पीएच 4 से 5 कर लेना इसको, कितनी 4 से 5 पीएच पे ये काम करेंगे। मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम हैज एक्टिव हाइड्रोजन पंप। मैंने क्या बोला कि कैसे फॉर्मेशन होगा, कि आपने यहाँ पे एसिड हाइड्रोलेजेस को डाल तो दिया है वेसिकल्स में, लेकिन जब तक वहाँ पर पीएच कितनी नहीं हो जाएगी 4 to 5, तब तक वो यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा। और इसको एक्टिव करने के लिए जो अपनी लाइसोसोम की या वेसिकल जो है उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन पंप लगा होता है जो पीएच को यहाँ पे क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। जब जरूरत पड़ेगी तब यहाँ पे एसिडिक पीएच कर दी जाएगी, ताकि जिससे अपने जो एसिडिक हाइड्रोलेजेस एंजाइम है वो क्या हो सके, एक्टिव हो सके। तो ऐसी मैकेनिज्म किसके पास में पाई जाती हैं, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के पास में अपने को ऐसी मैकेनिज्म देखने को मिलती है विच प्रोड्यूस एसिडिक पीएच इन ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम। जैसे ये अपना क्या है, लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम के पास में क्या है, एसिड हाइड्रोलाइजेजेस हैं। ये एसिड हाइड्रोलेजेस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स में अपने को कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जैसे अपना क्या हो गया, लाइपेजेज हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेजेज हो गया, न्यूक्लियेजेज हो गया, ईटीसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एसिड हाइड्रोलेजेज है, कितनी पीएच पे ये काम करेंगे, 4 to 5। ठीक है, अपनी जो साइटोसोलिक पीएच रहती है वो लगभग कितनी रहती है, साइटोसोलिक पीएच लगभग 7 से 7.5। इसके पास में क्या होता है, एक एक्टिव हाइड्रोजन पंप होता है, ठीक है, जो क्या करता है यहाँ पे पीएच बैलेंस का काम करेगा। कैसे करेगा, जब इसको एक्टिव करने की ज़रूरत होगी या लाइसोसोम को, तो उसके लिए इसको पीएच रिक्वायर्ड होगी 4 to 5। अब इस पीएच को कम करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, साइटोसोल से अंदर की तरफ बाय द यूज ऑफ एटीपी। ठीक है, ये हाइड्रोजन है जो अपना बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एटीपी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे ये एटीपी की सहायता से हाइड्रोजन को पंप करेगा अंदर की साइड में, जिससे क्या होगी, इसके जो लाइसोसोम के अंदर की जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि वो एसिडिक जितनी इसको रिक्वायर्ड है 4 to 5 उतनी ये कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एसिडिक हाइड्रोलाइजेस जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और इसकी वजह से ये क्या कर पाएगा, डाइजेशन कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अपन किसकी, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की। देखिए, जब अपन टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की बात करते हैं, लाइसोसोम का मेन काम क्या है, डाइजेशन का। ठीक है, अब ये लाइसोसोम बन कहाँ से रहा है, ईआर गोल्जी बॉडी के थ्रू ही बन रहा है, सीक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म के रूप में, जिसके अंदर ऐसी वेसिकल्स जिसके अंदर अपने क्या है, एसिड हाइड्रोलेजेस, वही क्या है अपना लाइसोसोम है। ठीक है, लेकिन जो सीक्रेटरी वेसिकल्स है उसके अंदर पीएच बैलेंस नहीं है, पीएच सही नहीं है, पीएच सही नहीं होने के कारण उसके अंदर जो एसिड हाइड्रोलेजेस है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इसको अपन इनएक्टिव लाइसोसोम भी बोल देते हैं। और ये जो इनएक्टिव लाइसोसोम है इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम।
जब यहाँ पे पीएच बैलेंस करके यहाँ पे एसिड हाइड्रोलेजेस को एक्टिव कर दिया जाएगा, जब भी कोई भी फूड मॉलिक्यूल इससे अटैच होगा, किससे, प्राइमरी लाइसोसोम से, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। और जब ऐसे मान लो कि डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, डाइजेशन होने के बाद में जितनी भी सेल को जो भी रिक्वायर्ड थे मटेरियल्स, ठीक है, वो सेल को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए लाइसोसोम के द्वारा, ठीक है, तो बाकी की जो फिर स्ट्रक्चर अपने पास में बचेगी वो क्या है, अपनी रेजिडुअल लाइसोसोम, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले अपन देख लेते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, दीज लाइसोसोम स्टोर एंजाइम एसिड हाइड्रोलेजेस इन द इनएक्टिव फॉर्म। मैंने यही बोला कि जो एसिड हाइड्रोलेजेस अगर इनएक्टिव फॉर्म में है तो वो कौन सा लाइसोसोम है अपने पास में, प्राइमरी लाइसोसोम। डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और हेट्रोफेगोसोम, हेट्रोफेगोसोम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेलुलर कंपोनेंट्स को नहीं यहाँ पे एनगल्प कर रहा है, ठीक है, ये किसको कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स को, ठीक है। डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और हेट्रोफेगोसोम्स, दीज लाइसोसोम्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड फेगोसोम्स, ठीक है। फेगोसोम मैंने आपको बताया ही है कि जो फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो भी सेल ईटिंग की जा रही है, सेल ईटिंग करने के बाद में फिर वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है एनगल्प के कारण, फिर उसके बाद में प्राइमरी लाइसोसोम से ये अटैच होगी, प्राइमरी लाइसोसोम से अटैच होने के बाद में उसी को अपन क्या बोल देंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम बोल देंगे, ठीक है। रेजिडुअल बॉडीज मैंने क्या बोला, लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स आर कॉल्ड रेजिडुअल बॉडीज, यानी कि जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको तो बाहर निकाल दिया, फिर उसके अंदर जो बच गया वो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेजिडुअल बॉडीज बोलेंगे। दीज में बी एलिमिनेटेड बाई एक्जोसाइटोसिस, इसको एक्जोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर फेंक दिया जाता है। ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ऑटोफेजिक लाइसोसोम मैंने क्या बोला कि जब भी सेल अपने ही सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यहाँ पे डाइजेस्ट करने के का काम करेगी, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, ऑटोफेजिक लाइसोसोम या ऑटोफेगोसोम। लाइसोसोम्स कंटेनिंग सेल ऑर्गेनल्स टू बी डाइजेस्टेड आर नोन एज ऑटोफेगोसोम, ठीक है, यानी कि खुद के ही ऑर्गेनल्स को यहाँ पे डाइजेशन करने का काम करेगी, तो जब ये खुद के अंदर एनगल्प करेगा उसी को अपन क्या बोल देंगे, ऑटोफेजिक लाइसोसोम। देखो क्या होता है, ये अपनी कोशिका, कोशिका के अंदर मैंने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी की सहायता से सीक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म के रूप में यहाँ पे क्या बनाया है अपना, इसके अंदर ये क्या है, एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है। अब मान लो कोई भी ईटिंग मटेरियल आया अपना, कोई भी मटेरियल सेल से बाहर आया, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोला था, फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये सेल इन्वेजिनेट होकर इसको अंदर की तरफ लेगी, ठीक है ना, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, फेगोसोम, है ना, क्योंकि ये किसकी सहायता से आया है, ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू आया है, ठीक है। तो ये अपना जो प्राइमरी लाइसोसोम और जो फेगोसोम है जो मिलके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये देखो, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम में इसने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेशन के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये जो अपनी बाकी की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बच जाएंगी, ठीक है। यही क्या है, रेजिडुअल बॉडी, क्योंकि इसको तो डाइजेस्ट करके क्या साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देंगे अपन, रेजिडुअल बॉडीज, ठीक है। और जैसे मान लो कि ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, अब ये कोई काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको भी डाइजेस्ट किया जाएगा और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, उनका अपन क्या कर सकते हैं, बाकी और जगह पे यूज किया जा सकता है, जिसके इसके अंदर लिपिड है, प्रोटीन है, बाकी चीज़ें जो भी है उसका यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो इसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, यही लाइसोसोम करेगा। तो ये जो लाइसोसोम और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है
इसी को अपन ने क्या नाम दिया है, ऑटोफेगोसोम। ठीक है, टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, समझ में आया होगा। प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, रेजिडुअल बॉडीज क्या है और ऑटोफेगोसोम क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फंक्शंस क्या क्या हैं। अब यहाँ पे लाइसोसोम के फंक्शंस क्या क्या हैं भाई। लाइसोसोम का फंक्शन मेन तो मैंने क्या बोला, डाइजेशन का फंक्शन है। अब ये डाइजेशन भी दो प्रकार से कर सकता है, इंट्रासेलुलर भी कर सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी कर सकता है। इंट्रासेलुलर यानी कि ये विद इन सेल करेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि ये आउटसाइड ऑफ द सेल करेगा। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है वो अपने को ओस्टियोसाइट्स में एक जो बोन की एक सेल होती है ओस्टियोसाइट्स, ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट के अंदर अपने को देखने को मिलता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और कुछ जो फंजाई हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है कि फंजाई क्या करती हैं, बाहर की तरफ एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है कि बाहर के सेल से बाहर ही डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद में वो उनको एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, और यही काम अपने को ओस्टियोक्लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो क्या करती हैं, बोन ईटिंग सेल्स होती हैं। बोन ईटिंग सेल्स क्या करती हैं, जो भी अपने बोन मटेरियल होगा उसको एब्जॉर्प्शन करना होगा तो पहले एंजाइम्स को वहाँ पे सीक्रेट करेगी और वहाँ पे डाइजेशन होने के बाद में फिर उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि ये डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। इंट्रासेलुलर की जब भी बात करते हैं यानी कि विद इन सेल, विद इन सेल में मैंने क्या बोला, ये हेटेरोफेगी भी हो सकता है या फिर ऑटोफेगी भी हो सकता है। हेटेरोफेगी में क्या हुआ, बाहर से कोई सेलुलर मटेरियल आया, बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आया जिसको ये डाइजेस्ट कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोफेगी बोलेंगे। हेट्रोफेगी में क्या बोला, दिस इज डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल। ठीक है, यानी कि वो सेल मटेरियल नहीं है, वो सेल के आउटर का मटेरियल है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, फॉरेन मटेरियल बोल रहे हैं, रिसीव्ड इन सेल बाई फेगोसाइटोसिस से ये या फिर पिनोसाइटोसिस से। पिनोसाइटोसिस मैंने क्या बोला, सेल ड्रिंकिंग, और फेगोसाइटोसिस को मैंने क्या बोला, सेल ईटिंग। ठीक है, ऑटोफेगी, ऑटोफेगी क्या है, डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, डेड और ओल्ड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो अपने फर्दर किसी काम के नहीं है, उनको अगर डाइजेस्ट करना है वो कैसे डाइजेस्ट करेगा, यहाँ पे ऑटोफेगी के थ्रू। ठीक है, उसको अपन मैकेनिज्म को अपन क्या बोल देते हैं, ऑटोफेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को मैंने क्या बोला कि ये डाइजेशन क्या करेगा, खुद के अंदर नहीं करेगा, मतलब बाहर की तरफ ही एंजाइम्स को सीक्रेट कर देगा, जिससे जो डाइजेशन होगा उस मटेरियल का वो क्या होगा, आउटर साइड में ही हो जाएगा, उसके बाद में फिर एब्जॉर्ब करता है। ये चीज़ें अपने को किस किस में देखने को मिलती है, कौन से लाइसोसोम में, लाइसोसोम ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, बोन ईटिंग सेल्स, डिजोल्व अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन्स। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अपने को फंगल लाइसोसोम के द्वारा भी देखने को मिलता है ना। ये डाइजेशन वाला काम हो गया। इसके अलावा सेलुलर डाइजेशन, सेलुलर डाइजेशन यानी कि ऑटोलाइसिस, यानी कि कोई भी कोशिका को अगर ख़त्म करना हो तो यहाँ पे क्या कर दो आप, लाइसोसोम को डिस्ट्रॉय कर दो। लाइसोसोम को डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा, उसके जो एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल में आ जाएंगे। साइटोसोल में आने से क्या होगा, वो उस पूरे सेल का ही डाइजेशन कर देंगे, है ना। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ऑटोलाइसिस। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर डाइजेशन, ऑटोलाइसिस। समटाइम्स ऑल लाइसोसोम ऑफ अ सेल बस्ट, यानी कि वो फट जाते हैं और डिजोल्व द सेल कंप्लीटली, यानी कि वो पूरी सेल को ही डिजोल्व कर देते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस। ठीक है, सो लाइसोसोम कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स, यानी कि ये सुसाइड का भी काम करते हैं। सेल के को अगर सुसाइड करना होगा तो उसके जो सारे लाइसोसोम्स हैं उसको वो बस्ट कर देगी, जिससे उसके जो एसिड हाइड्रोलाइजेज जो एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल के अंदर आ जाएंगे और उससे क्या होगा, वो सेल क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। तो जब सेल को अपने खुद का सुसाइड करना हो तो अपने किसको एक्टिवेट कर ले, सारे लाइसोसोम्स को एक्टिवेट करके उनको क्या कर दे, बस्ट कर दे। ठीक है, इसीलिए अपन लाइसोसोम के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं, ये सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी यहाँ पे यूज की जाती है इसके लिए, क्या, ये वाली टर्म। अब ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये पूरी आपको दिखाएगी जो अपन ने पढ़ा है सारी चीज़ें। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अपन ने क्या क्या पढ़ा, ये देखो न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप में जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन से यहाँ पे क्या डेवलप हो रही है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या अटैच्ड है भाई, राइबोसोम। राइबोसोम अटैच होने के कारण अपन ने कौन सी टर्म यूज कर ली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको अपन ने क्या बोला, SER। ठीक है,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस हो सकता है और स्टीरोल्स का यहाँ पे सिंथेसिस हो सकता है। इनको सिक्रेटरी वेसिकल्स के तौर पे कहाँ पे भेजा जाएगा, यहाँ पे गोल्जी एपरेटस, जो न्यूक्लियस वाली साइड है वो कौन सी फेज है यहाँ पे, ठीक है, वो कौन सी फेज है यहाँ पे, सिस फेज। और एक जो यहाँ पे कॉन्केव फेज जो दिख रही है वो आपको कौन सी दिख रही है यहाँ पे, ट्रांस फेज, ठीक है। तो यहाँ से सेलुलर मटेरियल्स को गोल्जी बॉडी में क्या किया जाएगा, ये सिक्रेटरी मटेरियल को प्रोसेस और मॉडिफाई किया जाएगा, फिर उसको सिक्रेटरी वेसिकल्स के तौर के रूप में कहाँ पे भेजा जाएगा, ये देखो ये रही आपकी सिक्रेटरी वेसिकल्स। ये किस में काम करेंगी, ट्रांसपोर्ट में काम करेंगी। ये लाइसोसोम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम से आपको पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझ में आ जाएगा कि क्या है, अपन ने जो पढ़ा उसका सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने पढ़ लिए कौन कौन से ऑर्गेनल्स यहाँ पे अपन ने पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी पढ़े, यहाँ पे अपन ने लाइसोसोम पढ़ा, सिक्रेटरी वेसिकल्स पढ़ी। अब अपने यहाँ पे बाकी रह गई कौन सी, वैक्यूल। देखिए वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो ज़्यादातर अपने को प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती है। एनिमल में या तो बिल्कुल भी नहीं होगी और होगी तो बिल्कुल नेगलेक्ट होगी, ठीक है। और ये जो प्लांट में होती है, प्लांट में ये 90% एरिया कवर करके रखती हैं, कौन, प्लांट वैक्यूल, ठीक है। इसीलिए और इसके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, इसीलिए प्लांट में इसको क्या बोला जाता है, द प्लांट वैक्यूल ए मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनल, ठीक है, यानी कि ये मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनल का काम करती है, ठीक है। अब अपन ने इसको कंसीडर क्यों किया भाई, किसके अंदर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। देखिए जैसे लाइसोसोम और वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे ये जो वैक्यूल है इसका भी फॉर्मेशन होता है प्रोवैक्यूल के थ्रू, इसीलिए अपन इसको किस में कंसीडर करते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। देखो प्लांट सेल्स कंटेन्स एसिडिक मेम्ब्रेन enclosed compartments called vacuoles that resembles the lysosome found in most animal cells but generally serve addition roles। यानी कि ये किसकी तरह होता है, लाइसोसोम्स की तरह ही स्ट्रक्चर होती है। जैसे लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है वेसिकल्स के थ्रू, वैसे इसका भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये एडिशंस रोल होते हैं अदर देन डाइजेशन, यानी कि ये डाइजेशन का काम छोड़ के बाकी इसके कुछ अदर फंक्शंस होंगे। द बायोजेनेसिस ऑफ अ वैक्यूल पैरेलल्स दैट ऑफ अ लाइसोसोम, यानी कि जैसे लाइसोसोम बनता है वैसे ही वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर सिंथेसाइज इन द ईआर एंड ट्रांसफर टू द गोल्जी एपरेटस। वही चीज़ें आ रही हैं वेयर प्रोटीन्स अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन होगा गोल्जी बॉडी के अंदर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रेशन होगा और वो ट्रांजिशन वेसिकल के फॉर्म्स के रूप में कहाँ पे जाएगी, गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी से फिर फर्दर वेसिकल्स के रूप में निकलेंगी, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोवैक्यूल बोल रहे हैं, ठीक है। कोटेड वेसिकल्स देन कन्वे लिपिड्स एंड प्रोटीन इसके अंदर होगा फॉर द वैक्यूल टू ए प्रोवैक्यूल विच इज एनालोगस टू एन एंडोसोम। ये कैसी संरचना होती है, एक एंडोसोम की तरह संरचना होती है। द प्रोवैक्यूल इवेंचुअली मैच्योर टू फॉर्म ए फंक्शनल वैक्यूल दैट कैन फिल एज मच एज 90% ऑफ वॉल्यूम। यानी कि जब अपन बात करते हैं एक प्लांट सेल के वॉल्यूम की, तो 90% वो ऑक्यूपाइड किसके द्वारा होती है, एक वैक्यूल के द्वारा, यानी कि लार्ज वैक्यूल किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में, ठीक है। इन एडिशन टू कन्फाइंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्लांट वैक्यूल हैव वेरियस अदर इसेंशियल फंक्शंस, यानी कि इसमें क्या रहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के अलावा भी कुछ अदर फंक्शंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से जो वो फंक्शंस हो सकते हैं, ए मेजर रोल ऑफ द वैक्यूल इज टू एक्यूमुलेट। देखिए मेन जो होता है यहाँ पे ऑस्मोटिक रेगुलेशन में ये काम में आती है। जब आप ऑस्मोसिस और ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आप प्लांट वैक्यूल को पढ़ोगे। ऑस्मोटिक रेगुलेशन में हेल्प करती है कौन, अपनी प्लांट वैक्यूल, ठीक है। एडिशनल फंक्शन और क्या क्या हो सकते हैं इसमें, इज द रेगुलेशन ऑफ साइटोसोलिक पीएच, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर ही क्या आ गया, अपना पीएच बैलेंस वाला काम भी आ गया, ठीक है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्यूल सर्व एज ए प्रोटीन स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, है ना, अपने को ये संरचना दिखाई देती है सीड के अंदर, है ना, यानी कि बीज के अंदर, ठीक है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्यूल सर्व एज प्रोटीन स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, यानी कि कोई भी सीड है वो प्रोटीन को स्टोरेज करके रखेगा तो वो वैक्यूल के अंदर रखेगा यहाँ पे, ठीक है। अदर सब्सटेंस फाउंड इन वैक्यूल्स इंक्लूड मेलेट स्टोर्ड इन केम प्लांट्स। केम प्लांट्स क्या होते हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो पाई जाती है, जो अपने को डेजर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। एक स्पेसिफिक है जो वाटर लॉस को कम करने के लिए यहाँ पे बनाई गई मैकेनिज्म है,
फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेलेट स्टोरेज का काम करता है वो भी कौन करके देगी यहाँ पे, ये वैक्यूली करके देगी। द एंथोसाइनिन, आपने देखा होगा जब भी आप किसी फ्लावर वगैरह को लेके आते हैं, जब आप अपन पानी में उसको डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो तो कलरलेस हो जाता है, लेकिन पानी क्या हो जाता है, पानी में कलर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है जैसे एंथोसाइनिन जैसे पिगमेंट्स के कारण, ठीक है। जैसे एंथोसाइनिन कौन सा कलर अपने को देता है, ब्लू कलर यहाँ पे देता है, ठीक है, ब्लू कलर अपीयरेंस यहाँ पे देता है। तो वो क्या होता है, वो यहाँ पे वेक्यूल के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो वेक्यूल क्या स्टोर करके रखती है, एंथोसाइनिन वगैरह जैसे पिगमेंट, जिनकी वजह से क्या आता है फ्लावर्स के अंदर, या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस दैट डिटर प्रीडेटर्स, यानी कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी रहते हैं इस वैक्यूल के अंदर, जो यहाँ पे प्रीडेटर्स होते हैं उनको यहाँ पे क्या भगाने का काम करते हैं। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को भी यहाँ पे कौन वैक्यूल स्टोर करके रखती है। कंपाउंड्स दैट शील्ड सेल्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट्स, ठीक है, एंड रेजिडुअल इनडाइजेस्टेबल वेस्ट। तो जो इनडाइजेस्टेबल वेस्ट वगैरह होगा उसको भी कहाँ पे स्टोर करके रखा जाएगा, प्लांट वेक्यूल के अंदर। इसीलिए प्लांट वेक्यूल को क्या बोल दिया जाता है, ए मल्टीफंक्शनल ऑर्गेनल, ठीक है। अपना जो मेन लेक्चर था वो था एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी होगी हम उसको सोल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।